आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ओपन चैनल फ्लो। शॉर्ट में हम इसे कहते हैं OCF। सिंपली आपने कई बार इसको OCF के नाम से भी सुना होगा। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थ्योरी है इसकी, ब्यूटीफुल चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स का। और फ्लूइड मैकेनिक्स में सभी चैप्टर्स जो डिस्कस कर लेते हैं उन्हीं का कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर काम आने वाले हैं। और यदि कोई भी एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ओपन चैनल फ्लो के बारे में कि होता क्या है ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, तो सिंपली आपने देखा होगा रिवर हो गया, रिजर्वायर हो गया, कैनाल वगैरह हो गई, उनमें जो वाटर फ्लो होता है उस वाटर फ्लो को ही अपन क्या कहते हैं, ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। सिंपली समझ में आया होगा कि जो वाटर फ्लो हो रहा है कैनाल में, रिवर में, या फिर जो भी ऐसे इस तरीके के पैसेज होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उस फ्लो को क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि यहां पर एक वर्ड बहुत जरूरी है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहले मैं बात करूं देखिए फ्री सरफेस के बारे में। एक शब्द है फ्री सरफेस, एक एक वर्ड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सब बात ये आती है कि चलिए ठीक है फ्री सरफेस मैं क्यों बता रहा हूं यहां पर, तो यहां पर एक लाइन आप याद करेंगे जल्दी से और उसके बारे में पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए फ्री सरफेस क्या है। फ्री सरफेस मींस कि जो यहां पर फ्लो होगा, ओपन चैनल फ्लो जो होता है उसमें हमेशा फ्री सरफेस होता है। ठीक है, क्या समझ में आया है कि ओपन चैनल फ्लो में हमेशा फ्री सरफेस होता है। तो सिंपली मैं इसका डेफिनेशन मैं ये लिख सकता हूं कि फ्लो अंडर फ्री सरफेस, फ्लो विद फ्री सरफेस, फ्लो विद फ्री सरफेस को हम क्या बोलेंगे, ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, फ्लो विद फ्री सरफेस को अपन क्या बोल देंगे, ओपन चैनल फ्लो बोलेंगे। इसका मतलब ये हो गया। तो एक लाइन आपके सामने ये जुड़ चुकी है। तो ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी के ऊपर पूरा अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो देखें फ्लो विद ए फ्री सरफेस इज कॉल्ड ओपन चैनल फ्लो। तो बात सबसे पहले ये आती है कि फ्री सरफेस क्या होता है, लेकिन उससे पहले देखिए अपन बात कर रहे हैं कि जब अपन फ्लूइड पढ़ते हैं तो फ्लूइड में आपके दो पार्ट्स होते हैं। एक आपका पार्ट होता है लिक्विड का, एक आपका पार्ट होता है गैस का। ठीक है, तो मैंने क्या कहता हूं कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड आप जानते हैं, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर यदि बहुत छोटा वेरी स्मॉल यदि शेयर स्ट्रेस लगाया जाए तो वहां पर जो इनिशियल स्ट्रेस आप लगा रहे हैं उसकी वैसे यदि वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता हुआ चला जाए तो ऐसे सब्सटेंस को अपन फ्लूइड बोलते हैं। और कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो गैस और लिक्विड ये दोनों ही इस तरीके के सब्सटेंस हैं जो कि इस फ्लूइड की डेफिनेशन को सच प्रूफ कर देते हैं। तो इसलिए ये दोनों को फ्लूइड की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि फ्लूइड की कैटेगरी में कौन कौन है। तो फ्लूइड की कैटेगरी में आपका गैस है, फ्लूइड की कैटेगरी में आपका लिक्विड होता है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूंगा देखिए कि गैसेस का खुद का कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, अब सिंपली कहूंगा कि इनमें कोई फ्री सरफेस नहीं होता, तो यहां पे लिखूंगा नो फ्री सरफेस। ठीक है, और यहां पर यदि मैं बात करूंगा लिक्विड्स के अंदर फ्री सरफेस होती है। ठीक है, आप कभी भी देखेंगे आपने किसी वैसल या किसी बर्तन के अंदर जब आप किसी फ्लूइड को डाल देते हैं तो वो उस बर्तन के आकार ले लेती है, लेकिन साथ में वहां पर एक फ्री सरफेस जरूर होता है। ठीक है, तो लिक्विड्स में तो फ्री सरफेस होता है लेकिन गैसेस में कोई फ्री सरफेस नहीं होता। तो एक यहां से मैं एक एक पॉइंट को जोड़ जोड़ के आपको समझाऊंगा कि अपने को बात करनी है किसकी, लिक्विड की। तो देखिए सिंपली मैं यहां पर बात भी कर लेता हूं कि जब मैं आगे बात कर रहा हूं ओपन चैनल फ्लो में तो सबसे पहला फ्री सरफेस होगा कि फ्री सरफेस के अंदर जो फ्लो होता है उसे अपन कहते हैं ओपन चैनल फ्लो। और ये पैसेज जो होते हैं आपके रिवर हो गया, कैनाल हो गया, इन सब में हम इस चीज को देखते हैं। अब बात ये आती है कि गैसेस में तो फ्री सरफेस होता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि ओपन चैनल फ्लो को हम गैसेस के लिए तो पढ़ेंगे नहीं, तो किसके लिए पढ़ना है हमें, ओनली फॉर लिक्विड। तो सबसे नेक्स्ट पॉइंट में लिख देता हूं, ये क्या होता है, ओनली फॉर लिक्विड के लिए मैं बात करूंगा। ठीक है, लिक्विड के लिए ही बात की जाती है क्योंकि आप देखेंगे जब भी कभी आप कोई कैनाल बना रहे हैं, जब भी आप कोई इस तरीके का पैसेज बना रहे हैं तो वहां पर आप देखेंगे तो लिक्विड की ही बात करता हूं मैं। तो इसलिए ये जो थ्योरी है या फिर ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, अपन इसको किसके लिए पढ़ेंगे, लिक्विड के लिए। और बेसिकली कैनाल हो गया या आपका रिवर हो गया, इन सभी में वाटर ही फ्लो होता है। तो बेसिकली मैं सबसे ज्यादा बात किसकी करूंगा, यहाँ पर वाटर की बात करने वाले हैं। तो एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आप सेट हो गया होगा कि ये पूरी थ्योरी का मतलब क्या है। ओपन चैनल फ्लो फ्री सरफेस से रिलेट करता है, मींस ऐसा एक फ्लो जिसमें फ्लूइड एक फ्री सरफेस को मेंटेन करता है, एक फ्लूइड फ्री सरफेस रखता है, उसे हम ओपन चैनल फ्लो बोलते हैं। और ये ओनली हम लिक्विड के लिए यहाँ पर डील करने वाले हैं। और लिक्विड में भी अपन किसके लिए डील करेंगे, वाटर के लिए। तो अब देखिए ये चीज तो आपको समझ में आ गई है कि गैस का कोई फ्री सरफेस नहीं होता लेकिन लिक्विड्स का आपका फ्री सरफेस होता है। ठीक है, अब मैं चलिए बात कर लेता हूं कि ये फ्री सरफेस तो मैं बोल रहा हूं लेकिन ये फ्री सरफेस है क्या। फ्री सरफेस के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए फ्री सरफेस क्या होता है।
नेक्स्ट अपना पॉइंट आ गया अपना फ्री सरफेस। तो आपसे यदि कोई पूछता है कि भाई फ्री सरफेस क्या होता है, आप बात तो कर रहे हैं फ्री सरफेस की, लेकिन क्या है, तो देखें एक ऐसा सरफेस जहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और जिस जगह पर नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू, अगर मैं बात करूंगा नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू, वो कैसी हो जाएगी आपकी, कांस्टेंट। तो दो मैंने बात करी है कि जहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू तो कैसी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, और नॉर्मल स्ट्रेसेस की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। तो उस एरिया को या उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, उस सरफेस को हम फ्री सरफेस बोलते हैं। तो यहां पर जितना मैंने लिखा है उसके बारे में आपको सिंपल सा एक नॉलेज मिली होगी, ठीक है, कि ऐसी सरफेस जहां पर शियर स्ट्रेस 0 होता है, नॉर्मल स्ट्रेस कांस्टेंट होता है, उसे हम कहते हैं फ्री सरफेस। ठीक है, यहां तक चलिए अपने समझ में आ गया। अब मैं आगे बात कर लेता हूं कि फ्री सरफेस तो हो गया, तो एक किस तरीके से दिखाई देगा, एक समझाने का अगर मैं समझाऊं आपको इस बात को, तो देखें सिंपली मैं अपन बात कर लेते हैं एक बर्तन के बारे में, कि यह आपका एक बर्तन है, एक वेसल है कोई भी। अब इसमें मान लीजिए आपका कोई भी एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, एक कोई भी मैंने लिक्विड यहाँ पर फिल कर दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने फिल करने के बाद मैंने मान लिया कि ये क्या है, आपका वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सरफेस है आपकी, ये क्या है, आपकी फ्री सरफेस है, लेकिन ये किस तरीके से हुई है फ्री सरफेस, उसको अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्री सरफेस में मैंने दो बातें बोली है कि जहां पर शियर स्ट्रेस 0 हो जाए और जिस जगह पर नॉर्मल स्ट्रेस कैसा हो जाए, कांस्टेंट, तो उसे हम बोलेंगे फ्री सरफेस। तो देखते हैं किस तरीके से शियर स्ट्रेस 0 होता है, क्या होता है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं, जो जिस बात को मैं बोल रहा हूं एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे आप, तो आपके समझ में बहुत ही क्लियरली आएगा किस तरीके से तो फ्लूइड अपना रेस्ट पोजीशन में होता है, या फिर कहूंगा कि किस वजह से इस सरफेस, ये जो सरफेस है आपका, इस हमेशा ये पैरेलल ही दिखाई देगा आपको इस सरफेस का। तो क्यों दिखाई देता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लिक्विड जो है आपके, वो हमेशा किस में पाए जाते हैं, लेयर्स की फॉर्म में। लिक्विड या गैसेस जो होती हैं वो हमेशा लेयर फॉर्मेशन में पाई जाती है। मींस जब इसमें वाटर की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी वाटर की लेयर्स हैं, बहुत सारी जो लेयर्स यहाँ पर वाटर की बनी हुई हैं, तो उन लेयर्स के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हो रहा होगा, या फिर मैं बात करूंगा विस्कोसिटी क्रिएट हो रही होगी, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं कि ये लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसल रही होंगी, ठीक है। लेकिन बात करें कि जब ये बर्तन ही बंद है आपका, ये एक बंद बर्तन है, तो इस बंद बर्तन में कोई भी लेयर यहां से बाहर निकल के तो जा नहीं सकती है, और जब जा नहीं सकती तो इनके बीच में शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैसी हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या बोला है कि फ्री सरफेस में हमेशा शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कारण आया होगा समझ में, वापस रिपीट कर देता हूं कि जितनी भी लेयर्स हैं उनको फिसल, जब वो आपस में स्लाइड करेंगी, आपस में एक दूसरे को रेजिस्टेंस करते हुए स्लाइड करेंगी, तभी तो उनके बीच में शियर स्ट्रेस क्रिएट होगा। अदरवाइज यदि यहां पर ये स्लाइड ही नहीं करेंगी, देखिए यहां पर हर एक लेयर की यदि मैं बात करता हूं तो उसकी लेंथ जो है वो L ही होगी, क्योंकि ये रिजिड आपका वेसल है, रिजिड बर्तन है, ऐसे बाहर तो जा नहीं सकती हैं, तो फ्लो भी नहीं करेंगी, इसलिए उनका शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे मैं बात कर रहा हूं, देखिए शियर स्ट्रेस, चलिए ठीक है, शियर स्ट्रेस आपका 0 हो गया। आगे ये बात ये आती है कि नॉर्मल स्ट्रेस कैसे कांस्टेंट हुआ। तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस कैसे कांस्टेंट होता है, तो मैं बात करता हूं, देखिए पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ क्या कहता है, यदि किसी एक फ्लूइड में, यदि अपन स्टडी करें तो यदि कोई भी फ्लूइड यदि रेस्ट कंडीशन में होता है आपका, तो रेस्ट कंडीशन में उस हर एक पॉइंट पर जो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, या फिर जो प्रेशर होगा या फोर्स होगा वो कैसा होगा, नेट फोर्स कैसा होगा, 0 होगा, या इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगी। तो एक तो आपका पास्कल लॉ होता है, लेकिन यहां पर मैं आपको ओनली, मैं यहां पर देखिए अब हम बात कर रहे हैं फ्लोइंग वाटर की, फ्लो थ्रू ए चैनल की, मैं बात कर रहा हूं फ्लो थ्रू ए चैनल की, लेकिन यहां पर मैं आपको ओनली फ्री सरफेस को समझा रहा हूं कि फ्री सरफेस किस तरीके से हम डील कर पाते हैं। किसी को कैसे मैं बता पाऊंगा कि शियर स्ट्रेस 0 है और नॉर्मल स्ट्रेस कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखिए मैं बात कर रहा हूं कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में, मान लीजिए ये आपका मॉलिक्यूल है, अब यहां पर जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में कौन सा स्ट्रेस लग रहा होगा, कौन सा जो फोर्स लग रहा होगा, दैट इज कोहेसिव फोर्स, ठीक है। देखिए मैं याद करने का एक आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कोहेसिव और एडहेसिव दो आपके शब्द होते हैं। तो देखें मैं याद करता हूं इसको कि एस जो वर्ड है दैट इज सेम, एस वर्ड से आप याद रख सकते हैं दैट इज सेम, एंड डी वर्ड से आप याद रखेंगे इसे डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोहेजन बॉन्ड कहते हैं, और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एडेशन बॉन्ड या एडेशन बॉन्ड, ठीक है। तो देखें यहां पर क्या होता है, वाटर के बीच में कौन से मॉलिक्यूल बन रहे हैं, आपके कोहेसिव मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कोहेजन बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पर पूरा चारों तरफ क्या होगा, कोहेजन बॉन्ड होगा। या फिर सिंपल में एक और बात आपसे कर लेता हूं कि ये एक पार्टिकल को, जो रेड कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये मैं एक पार्टिकल को जूम करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है।
इस एक पार्टिकल को इसके सराउंडिंग जितने पार्टिकल हैं वो सेम वैल्यू से खींच रहे हैं, ठीक है। अगर ये सेम वैल्यू से खींच रहे हैं तो क्या ये पार्टिकल कहीं जाएगा? नहीं जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि एक ही पार्टिकल को यदि चारों तरफ से हर एक डायरेक्शन से यदि सेम वैल्यू से इसको खींचा जा रहा है, टेंशन क्रिएट की जा रही है, तो वो अपनी जगह पर ही बना रहेगा, वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो जैसा इस अकेले मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है ऐसा इस पूरे बर्तन के हर एक मॉलिक्यूल के साथ में हो रहा होगा, ठीक है। तो ये किस चीज का रीजन हुआ? पहला रीजन तो मैंने बताया आपको शियर स्ट्रेस कैसे जीरो होता है। दूसरा मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं कि कोई भी फ्लूइड किसी बर्तन के अंदर बंद कैसे रखा रहता है। तो बंद होने का रीजन यहां पर कहेंगे कि स्टेबल कैसे रखा रहता है, उछल के बाहर क्यों नहीं निकल जाता। तो इसका रीजन आपको समझ में आया कि हर एक मॉलिक्यूल को जो उसके सराउंडिंग मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, सेम वैल्यू से इसको खींचते हैं। तो सेम वैल्यू से जब उसको खींचेंगे तो वहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसी हो जाएगी? जीरो। अगर मैं बात करूंगा, देखिए कि ये जो फोर्स है ये इस फोर्स से बैलेंस हो रहा है, ये फोर्स इस फोर्स से, ये फोर्सेस तो आपस में अपने सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन के कारण ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। और यहां पर यदि मैं बात करता हूं एफ नेट की, तो एफ नेट की वैल्यू आपकी जीरो होगी, या फिर मैं इसके कह सकता हूं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन है, हिंदी में इसे साम्यावस्था भी कहते हैं, ठीक है। साम्यावस्था की स्थिति में आ गए तो हर एक मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच जाएगा जिससे कि ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब बात आते हैं तीसरी अपनी बात पर। तो दो बात अपने को समझ में आ गई है। पहली अपनी कि शियर स्ट्रेस जीरो कैसे होता है, लेयर फॉर्मेशन जब चल रही है लेकिन लेयर्स बाहर निकल ही नहीं सकती रिजिड बॉडी में रखे रहने के कारण, तो इसको शियर स्ट्रेस जीरो होगा। दूसरी मैंने बात कर ली है कि एफ नेट जीरो, क्योंकि सराउंडिंग पार्टिकल्स को कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, तो वहां पर एफ नेट जीरो इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखिए इस सरफेस की। तो देखिए इस सरफेस पर आपको दिख रहा है कि यहां पर एयर भी प्रेजेंट है और इस जगह पर ये जो आपका सरफेस है यहाँ पर एयर भी प्रेजेंट है और इस जगह पर वाटर भी प्रेजेंट है। मींस ये क्या है, आपका इंटर सरफेस है। इंटर सरफेस मींस दो बाउंड्री, ऐसी बाउंड्री है जो दो फ्लूइड्स को अलग कर रही है। मींस कि ये ऐसी जगह पर मौजूद एक ऐसा सरफेस जो कि दो फ्लूइड्स को आपस में अलग अलग कर रहा है, बाउंड्री क्रिएट कर रहा है उनके बीच में, उसको अपन क्या कहते हैं, सरफेस कह रहे हैं उसको अपन, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस जगह पर यदि मैं बात करूंगा इस सरफेस पर, तो इस सरफेस पर कौन से फोर्स लग रहे होंगे, यहाँ पर एडहेसिव फोर्स लग रहे होंगे, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसे एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह आती है कि एयर की जो डेंसिटी है वो तो कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वाटर के मॉलिक्यूल भी ज्यादा मजबूत होंगे कंपैरेटिवली एयर के मॉलिक्यूल से। तो ये क्या होगा, पूरा पूरा जो पैसेज है वो नीचे की तरफ खिंचता हुआ चला आएगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ खिंचता हुआ चला आएगा, ये यहां से ज्यादा पावर होने के कारण, कोहेसिव बॉन्ड आपका मजबूत होने के कारण, ठीक है। लेकिन इस एक मॉलिक्यूल, मान लेता हूं मैं एक मॉलिक्यूल को मैं जूम करके बता रहा हूं, जैसा इस एक मॉलिक्यूल के ऊपर ये काम हो रहा है ऐसा इस सरफेस के हर एक मॉलिक्यूल के साथ में स्ट्रेच क्रिएट हो रहा है सेम वैल्यू से। तो जब सेम वैल्यू से क्रिएट हो रहा है मींस देखिए इस पर नीचे की तरफ तो एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और ऊपर की तरफ इसको खींचने की कोशिश की जा रही है जो आपका एडेशन फोर्स है उससे। तो यहां पर क्या होता है, कंप्रेशन और एडेशन फोर्स इस सरफेस पर सेम बने रहने के कारण क्या होगा, यहां पर आपका किसी भी जगह पर आपको न्यूट्रल जो फोर्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे आपस में, और यहां पर ये चीजें बैलेंस हो जाएंगी। इस वजह से क्या कहते हैं अपनी जगह पर कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अपने समझ में आ चुका है कि फ्री सरफेस क्या होता है। तो फ्री सरफेस क्या है, बेसिकली कि एक ऐसा सरफेस है जहां पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होती है और नॉर्मल स्ट्रेस आपका कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उसे हम कहते हैं फ्री सरफेस। अब ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक बेड है, बेड सॉलिड बॉडी जहां पर ओके आपका कोई भी वाटर या कोई भी लिक्विड फ्लो करेगा, ठीक है। मान लेता हूं मैं यहां से वाटर या कोई भी एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यहां से कोई वाटर या लिक्विड फ्लो हो रहा है तो इस जगह पर जो वैल्यू लग रही है, देखिए यहां पर एक प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन इस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम है, कांस्टेंट प्रेशर यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर मेरा लग रहा है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि इस जगह पर जो प्रेशर जब चेंज हो ही नहीं रहा है, इस जगह पर जब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, या फिर मैं कह सकता हूं मान लीजिए ये फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो फ्लो की डायरेक्शन में, और मैंने मान लेता हूं ये एक्स डायरेक्शन है आपकी, तो एक्स डायरेक्शन है, फ्लो की एक्स डायरेक्शन में अगर कहीं पर प्रेशर चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर दिख रहा होगा आपको कि इस पूरे पैसेज में कहीं पर भी आपका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो इस जगह पर मैं कह सकता हूं कि डेल पी अपॉन डेल एक्स मींस जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा।
क्योंकि यहां पर x की डायरेक्शन में आपका प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहां पर कि प्रेशर ग्रेडियंट आपका जीरो है। यदि मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बोल सकता हूं कि प्रेशर की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। और कांस्टेंट है वो भी कौन सा कांस्टेंट होगा, देखेंगे अपन इस जगह पर कि P की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, P ATM के, ठीक है। तो यदि मैं बात करता हूं, देखिए कि यदि कोई भी एक फ्लूइड, अगर आपका, या फिर मैं कहूंगा लिक्विड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, फ्लूइड में भी यदि कोई लिक्विड ओपन टू एटमॉस्फेयर है और उस ओपन टू एटमॉस्फेयर एक लिक्विड की एक लेयर आपकी कैसी है, फ्री सरफेस मेंटेन की हुई है, ठीक है। तो उस जगह पर जो आपका प्रेशर, कौन सा प्रेशर लगेगा, जो कांस्टेंट प्रेशर होगा वो कौन सा होगा, P ATM होगा। और यदि मैं बात कर लेता हूं ATM की वैल्यू क्या होती है, तो देखें 101,325 पास्कल, ठीक है। तो एक ATM की वैल्यू भी आपको मेंटेन, यहां पे मैंने आपको मेंशन कर दी है। तो यहां पर क्या होगा, जो P की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, P ATM के बराबर होगी, ठीक है ना। और यहां पर कह सकते हैं कि जो आपका सिग्मा n है, नॉर्मल स्ट्रेस है, वो किसके बराबर हो चुका है, P के बराबर ही हो चुका है, क्योंकि यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, इस जगह पर जीरो है। तो मैं इसको सिंपल, यदि मैं एक और लैंग्वेज में लिखता हूं तो कह सकते हैं इस जगह पर फ्लो ऑफ वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडर ATM प्रेशर, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, अंडर ATM प्रेशर, तो उसी भी हम क्या बोलते हैं, ओपन चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो की दो डेफिनेशन अपने सामने निकल के आई हैं। फर्स्ट इज कि फ्लो विद फ्री सरफेस इज कॉल्ड ओपन चैनल फ्लो, और ओपन चैनल फ्लो के लिए हमेशा अपन वाटर यूज करेंगे। और फ्री सरफेस क्या होता है, जहाँ शियर स्ट्रेस जीरो होता है और नॉर्मल स्ट्रेस आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। वहीं पर मैंने बताया कि मान लीजिए एक बेड है जिसके ऊपर से कोई भी वाटर या कोई एक लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो हर जगह पर कैसी है, कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि हर कहीं पर भी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि फ्लो की डायरेक्शन में प्रेशर में जो चेंज आ रहा है, मींस जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो आपका क्या है, जीरो है। तो इंडिकेट करके मैं सिंपल इसको P इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख दिया है। और कांस्टेंट, तो देखिए मैंने बताया कि कह सकते हैं कि जब किसी भी एक फ्लूइड ओपन टू एटमॉस्फेयर है आपका और उसका एक सरफेस आपका हो रखा है, एक सरफेस आपका फ्री सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, ऐसे फ्लो को अपन क्या कहेंगे, ओपन चैनल फ्लो कहेंगे। तो सिंपली इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया कि फ्लो ऑफ वाटर अंडर ATM प्रेशर इज कॉल्ड ओपन चैनल फ्लो। यहां पर सिंपली इसको ये भी बोल सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर अंडर ग्रेविटी, कि ग्रेविटी की तरफ, मींस अंडर ग्रेविटी या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी लिख सकते हैं। फ्लो ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी या अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्लो ओपन चैनल फ्लो। तो यहां तक अपनी चीजें समझ में आई, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब देखिए मैं अगर बात करता हूं यहां पर कि अगर मान लीजिए कि मैं इसके और एग्जांपल्स की कहां पर अपन ओपन चैनल फ्लो को देख सकते हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए कि मान लेता हूं कि किसी एक शहर के अंदर या किसी एक जगह पर मान लीजिए इरिगेशन सिस्टम है, मींस आपको इरिगेशन के लिए सप्लाई करनी है, और ये बहुत एक बड़ा पाइप है जिसके थ्रू अपन सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये अपना बहुत ज्यादा बड़े डायमीटर का, बहुत लार्ज डायमीटर का आपका एक पाइप है। तो यहाँ पर आप कभी भी देखेंगे, यहाँ पर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो अपना जो वाटर जो यहाँ से सप्लाई होगा वो आपका कंप्लीटली फुल होके चलेगा पाइप, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक, इस जगह तक, तो ज्यादातर चांसेस ये ही रहते हैं कि जब बहुत लार्ज डायमीटर के पाइप से अपन वाटर की सप्लाई करते हैं फॉर इरिगेशन और फॉर वाटर सप्लाई पर्पस, तो वहां पर ये जो सरफेस है आपका कंप्लीटली यहां से जो आपका फ्री, ये जो अपना हमेशा फ्री सरफेस मेंटेन करके चलेगा, कभी भी ये फुल होकर, मींस अपना जो टॉप पॉइंट है यहां तक फुल होकर नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका जो नीचे से जो सरफेस है आपका यहां से और इस यहां तक, ये इसके बीच में कुछ ना कुछ डेप्थ जो होगी वो कंप्लीट इसके डायमीटर से थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि ये जो टोटली कंप्लीट फिल होकर नहीं चलेगा, तो यही आपका क्या है, फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस है, ठीक है। तो ये आपके मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं कि किस तरीके से अपन और समझ सकते हैं किसको, ओपन चैनल फ्लो को। तो मान लेता हूं कि ये इरिगेशन सिस्टम का एक लार्ज डायमीटर पाइप है। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर भी जो प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, वो प्रेशर भी क्या होगा, इस पर कांस्टेंट प्रेशर का काम कर रहा होगा, ठीक है। हमेशा प्रेशर कैसा लगेगा, कांस्टेंट प्रेशर लग रहा होगा, मींस आसपास का जो एटमॉस्फेयर या फिर इस जगह पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पर कैसा प्रेशर लगा रहे होंगे, कांस्टेंट प्रेशर लगा रहे होंगे। तो यहाँ पर P इक्वल्स टू क्या होगा, P ATM भी होगा, ठीक है।
और जरूरी नहीं है कि इस पाइप के अंदर हमेशा P इक्वल्स टू पी ATM ही हो, ये और कुछ भी हो सकता है, इस प्रेशर की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। लेकिन कब हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रेशर होगा या जो ATM प्रेशर होगा, लेकिन प्रेशर हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तभी उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन चैनल फ्लो बोलेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आई है, ठीक है। अब देखिए यदि मैं आगे इसी चीज को देखता हूं तो ये आपके एक एग्जांपल ये आपके समझ में आया। यदि मैं और एग्जांपल के बारे में बात कर लेता हूं तो देखिए बहुत सारे तरीके के अपन या शेप के अपन चैनल्स अपन आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मान लेता हूँ कि मोस्ट जो आपका ज्यादा जो यूज किया जाता है, देखिए इसे कहते हैं ट्रेपेजॉइडल पर्पस या फिर ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। तो देखिए ट्रेपेजॉइडल सेक्शन आपका ये है। अब यहाँ पर भी क्या होता है, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कैनाल का एक डिजाइन बनाया है, तो कैनाल का शेप यहाँ पर कैसा है, ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में भी मैं मान लेता हूँ कि इस जगह पे इस तरीके से वाटर फ्लो हो रहा है। इसका मैं क्रॉस सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। तो क्रॉस सेक्शन, ये जो वाटर का फ्लो का जो क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पर जो आपका फ्री सरफेस है इस तरीके से वो रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ पर भी पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर भी कैसा है, एक फ्री सरफेस है। तो इसको भी अपन क्या बोल रहे हैं, ओपन चैनल फ्लो बोल रहे हैं। या फिर ये रेक्टेंगल हो सकता है, तो रेक्टेंगल में भी सेक्शन में भी क्या होगा, एक फ्री सरफेस जरूर होगा जिसके अलाउंग क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। तो ये भी क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर चैनल का, तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, ओपन चैनल फ्लो बोलेंगे। तो यहां तक मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल्स बताए हैं, कुछ एक डेफिनेशंस आपको बताई हैं जो कि आपके इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक हैं, ठीक है। अब चलिए मैं बात कर लेता हूं कुछ एक ऐसे पॉइंट्स की जो कि इस चैप्टर में हमारे काम आने वाले हैं, या फिर ऐसी एक पैरामीटर्स की या टर्म्स की जो इसमें हमेशा हमें सुनने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि यहां पर एक ये जो आपका मैं सॉलिड सरफेस बना रहा हूं उसे हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड सरफेस की। तो ये जो सॉलिड सरफेस मैंने ड्रॉ किया है उसे हम कहते हैं बेड, ठीक है। मैंने इसको बेड बोल दिया। अब मान लीजिए कि यहां से वाटर या कोई भी एक फ्लूइड, आपका मैं वाटर की डिस्कस करूंगा, तो यहां से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इस पर प्रेशर की वैल्यू आपकी कैसी है, दैट इज कांस्टेंट। तो यहां पे लिख देता हूं पी की वैल्यू कैसी है आपकी, कांस्टेंट वैल्यू है पी की, ठीक है। तो देखिए इस पूरे इस जो आपका फोर्स जो फ्लो हो रहा है, यहां पर कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई इसका डिस्चार्ज भी होगा, और इसकी कुछ ना कुछ इसकी डेप्थ भी होगा, मींस इसका डेप्थ ऑफ फ्लो भी होगा कुछ ना कुछ। तो मैंने वहां पे बात करी कि P क्या है आपका, कांस्टेंट, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा इस जगह पर, तभी इसको अपन सिंपली क्या कह सकते हैं, ओपन चैनल फ्लो कहेंगे। तो यहां पर क्या होगा, जो V की वैल्यू है, मतलब वेलोसिटी होगी इसकी वाटर की, कुछ ना कुछ इसका डिस्चार्ज भी होगा, और कुछ ना कुछ इसकी डेप्थ ऑफ फ्लो होगी। तो V क्या है वेलोसिटी, Q क्या है डिस्चार्ज। कई बार आपने सुना होगा Q क्या है डिस्चार्ज, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू AV, ठीक है। यहाँ पर A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ फ्लो, और V क्या है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो y क्या है यहाँ पर, डेप्थ ऑफ फ्लो है आपका y, ठीक है। अब ये जो आपका बेड चैनल है, बेड है आपका, यहां से ये वाटर फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लोइंग वाटर है आपका। तो फ्लोइंग जब वाटर है तो मैंने आपको P तो बता ही दिया, P क्या है यहाँ पर, P इक्वल्स टू P ATM, यहाँ पर ATM प्रेशर है आपका P, ठीक है। अब आगे क्या आती है बात कि सबसे पहले मैं यहाँ पर ये तो पढ़ चुका हूं, ये सारी चीजें तो अपन पढ़ चुके हैं। अब मैं इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। ये मैंने सिंपली बोला कि एक बेड है, सॉलिड, जो सॉलिड बेड है ये, उसके ऊपर कोई भी एक लिक्विड या वाटर की बात करूं तो वाटर आपका फ्लो कर रहा है, और ये फ्लो कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होगा, कुछ ना कुछ इसकी डेप्थ ऑफ फ्लो भी होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं इस चैनल का, ये जो चैनल है इसका क्रॉस सेक्शन बनाता हूं, तो एक बार के लिए मान लीजिए कि मैं इसको ट्रेपेजियम सेक्शन मानूं, ट्रेपेजॉइडल सेक्शन आपका मान रहा हूं, ठीक है। अब इस ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में यदि मैं इसको देखूंगा तो ये वाटर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये मैंने वाटर यहां पर फिल कर दिया है। अब देखिए वाटर आपने फिल कर दिया, तो जो वाटर आपका यहां से रनवे हो रहा है या फिर कह सकते हैं फ्लो हो रहा है, उसका जो एरिया होगा आपका, उस एरिया को मैं कहता हूं AC, या तो मैं कह सकता हूं एरिया क्रॉस सेक्शन, या कहूंगा इसको एरिया ऑफ फ्लो। तो मैंने इसको बोल दिया कि ये क्या है आपका, एरिया ऑफ फ्लो हो गया आपका, ठीक है। अब एरिया ऑफ फ्लो हो गया, तो देखें यहां पर मैं कुछ एक पॉइंट आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं। इसको मैं मान लीजिए एक A पॉइंट बोल देता हूं, इसे मैं B पॉइंट बोल देता हूं, इसे C, और इसको मैं D पॉइंट बोल देता हूं, ठीक है। तो यहां इस चैनल में ये जो आपका A से लेके D तक जो ओपन टू एटमॉस्फेयर जो आपका पार्ट है, तो इसे हम सिंपली क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्री सरफेस, जैसा कि अपन ने अभी डिस्कशन किया है, ठीक है। A से लेके D पॉइंट तक जो आपका ओपन टू एटमॉस्फेयर सरफेस है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री सरफेस कहते हैं, ठीक है। अब यहीं पर देखिए मैं बात करता हूं, यदि मैं A से लेके B तक जाता हूं, B से देन उसके बाद C तक, और C से लेके D तक, तो A से B, B से C, C से D तक जब मैं जाता हूं, तो ये जो तीनों पार्टों को, जो तीन पार्ट मैंने यहां पर बनाए हैं, तो
इन तीनों पार्टों से यदि मैं देखता हूं तो मुझे ये पता चलता है कि इस पूरे फ्लूइड ने या लिक्विड ने इस पूरे चैनल को इन 3 हिस्सों पर क्या किया है, इसको वेट कर दिया है। ठीक है, ए बी पर, बी सी पर और सी डी पर। तो यदि मैं बात करता हूं कि यदि मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यदि इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास वो पैरामीटर आएगा या वो हिस्सा आएगा जिसको इस लिक्विड ने क्या कर दिया है, वेट कर दिया है। तो इसको अपन सिंपली क्या कहते हैं, वेटेड पैरामीटर कहते हैं। देखिए जिन जिन टर्म्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं ये टर्म्स आपकी पूरे इस चैप्टर के अंदर काम आने वाली हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया है, वेटेड पैरामीटर हो गया है, और ये क्या है, आपका एरिया ऑफ फ्लो है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सिंपल सा एक टर्म समझना है कि ये मैं जो आपको समझा रहा हूं ये क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि यही पूरे चैप्टर के अंदर अपने को समझना है। लेकिन मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए इसको ट्रापेजोइडल सेक्शन माना है, आप इसको रेक्टेंगल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आगे यदि मैं बात करता हूं, आपको वेटेड पैरामीटर समझ में आ गया, और ये क्या है, आपका एरिया ऑफ फ्लो है। ठीक है, तो यदि देखिए मैं इन दोनों का यदि रेशियो निकालना चाहता हूं, ठीक है, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आप कह सकते हैं एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पैरामीटर, अपॉन वेटेड पैरामीटर। तो यदि मैं एरिया ऑफ फ्लो अपॉन वेटेड पैरामीटर करता हूं तो मेरे पास एक वैल्यू निकल के आती है, दैट इज m। ठीक है, एक वैल्यू निकल के आती है, उसे हम क्या कहते हैं, m से मैंने रिप्रेजेंट किया है। अभी m क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो m इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। अब देखिए एक एक करके अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं चैप्टर में, और बहुत ही बेसिक सी चीजों को कर रहे हैं स्टार्टिंग में, और बाद में इसको बहुत अच्छे से मैं आपको एकदम डील करेंगे प्योरली, और यहाँ पे जितने भी सेक्शन उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लो किस तरीके का होगा, क्या चीजें कैसे चलेंगी, सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं वापस से एक बार जल्दी से देखिए समझाता हूँ आपको कि ये पूरा एक अपना सॉलिड एक सरफेस था जिसको अपन ने बोला बेड। इस बेड के ऊपर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा था, कोई भी एक फ्लूइड फ्लो कर रहा था, तो उस पर मैंने देखा कि प्रेशर तो कांस्टेंट है, से ओपन टू एटमॉस्फेयर, या फिर मैंने पहले ही कह चुका हूं कि एक ऐसा फ्लो जिसमें फ्री सरफेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो, ओपन चैनल फ्लो कहते हैं। तो ओपन चैनल फ्लो हो रहा था, यहाँ पर एक है फ्री सरफेस है, और या फिर इसको अपन, और मैंने एक और डेफिनेशन लिखी थी कि क्या लिखा था उसमें कि फ्लो अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ओपन चैनल फ्लो। तो ओपन टू एटमॉस्फेयर तो सीधी सी बात है, यहाँ पर प्रेशर कौन सा लग रहा है, PATM लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो वो तो कांस्टेंट होता है, तो P तो 8 कांस्टेंट हो गया। तो P जब कांस्टेंट है तो यहाँ पर मैंने बात कर दी कि डेल P अपॉन डेल एक्स मींस प्रेशर ग्रेडियंट भी कैसा होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वहीं पर देखें इस फ्लो की जो फ्लो हो रहा है यहाँ पर उस लिक्विड की कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, कुछ ना कुछ डिस्चार्ज भी होगा, और कुछ ना कुछ उसकी डेप्थ ऑफ फ्लो भी होगा। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स के बारे में ही डिस्कशन करते हुए अपन फ्लो को आगे डील करेंगे। तो अब आगे देखिए इसी का यदि मैं क्रॉस सेक्शन आपके सामने बना दिया तो ये एरिया ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये जो आपके 3 पार्ट्स हैं A, B, B, C एंड C, D, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके वेटेड पैरामीटर को, मींस इस फ्लूइड ने किस किस हिस्से को यहाँ पर वेट कर दिया है, तो उसे अपन बोलेंगे वेटेड पैरामीटर। इन तीनों का यदि मैं जोड़ देता हूं तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स अपन देखेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जिससे कि आपको ये चीजें अंडरस्टैंडिंग होंगी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बताया कि AC अपॉन वेटेड पैरामीटर, यदि अपन इन दोनों का रेशियो देखें, AC मींस एरिया ऑफ फ्लो का और साथ में वेटेड पैरामीटर का, इसको मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ फ्लो। तो एरिया ऑफ फ्लो एंड वेटेड पैरामीटर का यदि मैं रेशियो देखता हूं तो इसे कहते हैं M मींस हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, या फिर इसको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की जगह आप इसको रेडियस भी लिख सकते हैं, हाइड्रोलिक मीन रेडियस। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ लिखें चाहे आप हाइड्रोलिक रेडियस लिखें, दोनों ही बातें एक हैं। तो कुछ जो पैरामीटर जो यहाँ पर पूरे इस चैप्टर में काम आएंगे वो भी आपको एक बार पता चल चुके हैं। अब देखिए अब आगे मैं अगर बात करता हूं कि यहां पर इन पूरे इस चैप्टर को मैं डील कौन से पार्ट से करूंगा। ठीक है, तो देखिए डील कौन से पार्ट से करेंगे उसको देखते हैं अपन। एक आपने सुना होगा चेजीज कांस्टेंट। ठीक है, चेजीज जो फॉर्मूला होता है आपका, तो चेजीज फॉर्मूले के बारे में एक बार अपन देखते हैं किस तरीके से काम करता है। देखें जो आपका चेजीज फॉर्मूला होता है, तो चेजीज फॉर्मूला की बात करते हैं अपन। ठीक है, देखिए चेजीज फॉर्मूला आपका क्या होता है, V इक्वल्स टू सी रूट MI। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, V इक्वल्स टू सी रूट MI। तो ये आपका क्या है, चेजीज फॉर्मूला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ही कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। ठीक है, तो क्या है आपका V इक्वल्स टू सी रूट MI। अब देखिए कौन सी चीज यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं वेयर C क्या है आपका चेजीज कांस्टेंट
ये आपका चेजिस कांस्टेंट है। यदि मैं बात कर रहा हूँ एम की, तो देखिए एम अभी अपन ने डिस्कस किया था, एम क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और इसे हम बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं m इक्वल्स टू a/p, ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि मैं बात करूं देखिए I की, तो I क्या है, I कुछ नहीं है आपका बेड ऑफ स्लोप ऑफ बेड, ठीक है, तो स्लोप ऑफ बेड आपका क्या हो गया है, I हो गया है, M आपको पता चल चुका है, C आपको पता चल चुका है। यदि मैं बात कर रहा हूं V की, तो V क्या है आपका एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो की एवरेज वेलोसिटी हो गई आपकी। तो देखिए इस ही ये जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है चेजिस फॉर्मूला, इस चेजिस फॉर्मूले से ही हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के डिस्चार्ज को या फ्लो को, ठीक है। तो मैं बात कर चुका हूं, देखिए V मेरे पास निकल के आ चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं देखिए डिस्चार्ज की, तो अपन जानते हैं, अभी अपन ने देखा था कि डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू AV होता है, ठीक है। अब यहां पर V तो मैं निकाल चुका हूं, A को मैं पुट कर दूं, देखिए V की वैल्यू यहां से पुट करूंगा मैं, तो क्या होगा, AC रूट m इंटू आई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ए क्यू इक्वल्स टू ए इंटू सी रूट एम आई, यहाँ पर आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखिए कि चलिए ठीक है, मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, अभी तक मैंने ये देख लिया कि ओपन चैनल फ्लो क्या होता है, अंडर ग्रेविटी या अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ऐसा फ्लो जहाँ पर फ्री सरफेस होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ओपन चैनल फ्लो, जो कि जो आपके रिजर्वायर जो आपके कैनाल होते हैं या फिर आपके जो रिवर्स होती हैं, इन सभी में देखने को मिलता है। तो आपको कौन सा फ्लो होगा, वो ओपन चैनल फ्लो होगा, ठीक है। इसके बाद अपन ने इसके बारे में डील किया कि कौन से ओनली फ्लूइड के लिए होगा, तो कौन से फ्लूइड के लिए होगा, ओनली लिक्विड के लिए होगा, गैसेस के लिए नहीं, क्योंकि गैसेस का कोई फ्री सरफेस नहीं होता है, उनका कोई शेप नहीं होता, लेकिन जो आपके लिक्विड्स होते हैं उनका शेप होता है, इसलिए इसको अपन लिक्विड के लिए। वैसे भी जब अपन कैनाल बनाते हैं या आप कोई भी एक पैसेज इस तरीके का बनाते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पैसेज, तो वहां पर आपका हमेशा वाटर के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इस चैप्टर में अपन वाटर की ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कुछ एग्जांपल्स बताई कि लार्ज डायमीटर का जो पाइप होता है, जैसे सप्लाई की जाती है आपका कैनाल वगैरह बनाने में, इरिगेशन में, तो वहां पर भी आपका फ्री सरफेस से होता है, या फिर ट्रैपेजियम सेक्शन से या फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन से भी आपका क्या होता है, आपका फ्री सरफेस चल रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, मैंने आपको ये बताया कि फ्री सरफेस क्या है, जहां पर शियर स्ट्रेस 0 है और नॉर्मल स्ट्रेस कांस्टेंट होता है। देन उसके बाद अपन बात कर रहे थे कि जो अपने नॉर्मल टर्म्स मींस बेड क्या होता है, वेलोसिटी या फिर आपका डेप्थ ऑफ फ्लो या फिर क्यू, ऐसे कौन से पैरामीटर हैं जिनके बारे में हम पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अपन देख रहे थे कि उसका क्रॉस सेक्शन, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेपेजियम लिया था, तो उसका वेटेड पैरामीटर क्या होता है, एरिया ऑफ फ्लो क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि इन सभी पैरामीटर्स को हम एक एक्सप्रेशन या एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, एक फॉर्मूला, इससे हम क्या करते हैं, डील करते हैं, दैट इज चेजिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू C रूट m इंटू आई, ठीक है। तो यहाँ पर C क्या है, चेजिस कांस्टेंट, M क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, I क्या है, बेड ऑफ स्लोप ऑफ बेड, एंड V इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। तो यहाँ से डिस्चार्ज अपन जानते हैं क्या होता है, डिस्चार्ज Q इक्वल्स टू AV, तो Q डिस्चार्ज है, Q क्या है इस जगह पर मैं बात कर लेता हूँ, देखिए Q है आपका डिस्चार्ज, और A क्या है आपका एरिया ऑफ फ्लो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और V क्या है आपका एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर यदि मैं V की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ चेजिस फॉर्मूले से, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इक्वल्स टू A इंटू C रूट MI। तो यहां तक अपने पता चल चुका है। अब देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं कि जितने फ्लो होते हैं, अब देखना तो पड़ेगा ना कि ये जो फ्लो हो रहे हैं, मैंने एग्जांपल्स तो आपको बता दिए, लेकिन बात ये देखनी पड़ेगी कि जो फ्लो हो सकते हैं, मींस कि जो ओपन चैनल फ्लो है ये किस किस टाइप के फ्लो को अलाउ करता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देखिए जिस फ्लो के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, ठीक है, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। तो देखते हैं स्टडी अनस्टडी फ्लो क्या होता है। तो देखिए 3 ही पैरामीटर्स के बारे में मैं अभी डिस्कस कर रहा था, उन्हीं 3 पैरामीटर्स के थ्रू हम इससे समझेंगे। 3 जो पैरामीटर्स थे, दैट वाज फर्स्ट वाज वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज। तो मैंने क्या बात की कि स्टडी फ्लो या अनस्टडी फ्लो कौन से होते हैं, या फिर इसको कह सकते हो आप स्टडी एंड अनस्टडी ओपन चैनल फ्लो, OCF, ठीक है। तो स्टडी अनस्टडी ओपन चैनल फ्लो इनका पूरा नाम हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बात कर रहा हूं मैं कि ये जो आपका वेलोसिटी है, डेप्थ ऑफ फ्लो है, या फिर आपका डिस्चार्ज है,
यदि ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि यदि मान लीजिए dv अपॉन dt या dy अपॉन dt या फिर कह सकते हो dq अपॉन dt, मान लीजिए ये अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं, टाइम के संग चेंज मीन्स देख सकते हैं आप यहाँ पर कि टाइम के बढ़ने या घटने के साथ में वेलोसिटी का जो चेंजेस है वो कितना है, जीरो, मीन्स द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, चेंज इन डेप्थ ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, चेंज इन डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यदि मैं इसको एक पैराग्राफ चेंज लिखूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो बोलेंगे। तो स्टडी फ्लो समझ में आ गया है कि किसी भी कंडीशन में टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज, ये जो फ्लो पैरामीटर्स होते हैं आपके, ये फ्लो पैरामीटर्स आपके चेंज नहीं होते हैं, मींस इसमें चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो है, उन्हें हम कहेंगे स्टडी फ्लो, ठीक है। और दूसरा यदि मैं बात करूं देखिए अनस्टडी फ्लो की, तो अनस्टडी फ्लो कौन से फ्लो होते हैं, जहां पर ये टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा अगर dv बाई dt नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, टाइम के संग इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ वेरिएट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टडी फ्लो बोलेंगे। तो या फिर इसके अलावा बात करेंगे dy बाई dt यदि नॉट इक्वल्स टू जीरो है, मींस चेंज हो रही है टाइम के साथ, या dq अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी चेंज हो रही है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो इन सभी फ्लो को, इस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, अनस्टडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। इस फ्लो को क्या बोला जाएगा, अनस्टडी फ्लो बोला जाएगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पर छोटी सी डिस्कस कर रहा हूं मैं, कि एक बार तो वापस रिवाइज कर देता हूं कि यदि फ्लो पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होते हैं, मींस उनमें चेंज कैसा है, जीरो है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो। और यदि इसके अपोजिट वाइस वर्सा होता है, मींस यदि वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ फ्लो एंड जो आपका डिस्चार्ज है वो यदि टाइम के साथ चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अनस्टडी फ्लो, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि क्या ऐसा होगा कि अगर इनमें से मैं एक को भी, मींस मैंने कह दिया कि इनमें से दो आपके नॉन जीरो हैं और एक आपका जीरो है, तो क्या ये फ्लो फिर उसके बाद क्या कहलाएगा, मींस स्टडी कहलाएगा या अनस्टडी कहलाएगा। देखिए सिंपल से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि कंटिन्यूस, ये जो कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, यदि ये सेम तीनों ही ये वैल्यू जीरो होंगी तब ही ये कैसा होगा, स्टडी फ्लो होगा, ठीक है ना। ये यदि ये डीवी वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज, इन तीनों में टाइम के साथ रिस्पेक्ट में जो चेंज है वो यदि जीरो है तभी इसको हम क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो बोलेंगे, अदरवाइज इसको अनस्टडी फ्लो बोला जाएगा। मींस यदि मान लीजिए कि यदि मैं बात करता हूं देखें अनस्टडी फ्लो की, तो अनस्टडी फ्लो में ऐसा नहीं है कि दो जीरो होने से अनस्टडी हो जाएगा, इसमें तीनों को ही जीरो होना पड़ेगा तब ये क्या होगा, अनस्टडी फ्लो होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, दूसरे फ्लो के बारे में अपन एक बार देख लेते हैं। देखिए दूसरा आपका फ्लो कौन सा है, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज सेकंड है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो देखिए अभी तक अपन ने बात की है कि ओनली वन डायरेक्शन की बात कर रहे थे अपन, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया था कि एक्स डायरेक्शन में अपन फ्लो कर रहे हैं। अब देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि फ्लो जो होता है वो एक्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है और जेड डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है आपका फ्लो। तो अब देखिए, अब जब किसी डायरेक्शन मींस बात करूंगा तो देखिए वेलोसिटी की बात करूंगा तो एक्स में कुछ और होगी, वाई में कुछ और, जेड में कुछ और, डेप्थ ऑफ फ्लो भी इस तरीके से चेंज होगा, डिस्चार्ज भी इस तरीके से चेंज होगा। तो अब इन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म को इसको किस बेसिस पर अपन समझते हैं, तो देखिए वापस मैंने पैरामीटर्स लिखे, वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज। तो अब देखिए मैं कह देता हूं कि स्पेस के तीन कोऑर्डिनेट यहां पर है अपने पास हैं, एक्स, वाई, जेड। तो मैं क्या करता हूं, एस मान लेता हूं स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं जिनमें एक्स, वाई और जेड आपके कंप्लीटली कंबाइन एक साथ मैंने यहां पर कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो यदि मैं देखता हूं कि जो वेलोसिटी है, अगर ये आपकी टाइम के साथ मैं बात करूं टाइम के लिए, तो टाइम में बात कर रहा था कहां पर, स्टडी अनस्टडी में। तो जब स्टडी अनस्टडी की बात होगी तो यहां पर टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में अपन चीजों को चेंजेबल या वेरिएबल हो रहा है या नहीं हो रहा है इस चीज को देखेंगे। लेकिन जब अपन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तब हम स्पेस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। तो मैं कहूंगा यदि स्पेस के साथ मींस तीनों ही डायरेक्शनों में यदि किसी जगह पर वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है, मींस इनमें चेंज कैसा है, जीरो, या फिर कहूंगा डी वाई या डी वाई बाई डी एस, ये वैल्यू आपकी क्या है, स्पेस के साथ में चेंज नहीं हो रही है, या फिर डी क्यू अपॉन डी एस, ये वैल्यू आपकी स्पेस के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो बोलेंगे। और यदि मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि आपका dv अपॉन ds नॉट इक्वल्स टू जीरो, dy बाई ds नॉट इक्वल्स टू जीरो,
डी क्यू अपॉन डी एस नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड, सिंपली आपको समझ में आ गया होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो या फिर यूनिफॉर्म फ्लो, इन दोनों को हम किसके रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं, स्पेस के रिस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। जबकि हम जो आपका स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो होता है, इसको अपन किसके रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब दोनों के बारे में मैं सिंपली आपको समझ में आ गया कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि फ्लो पैरामीटर चेंज होते हैं तो उनको बोलेंगे अपन अनस्टेडी फ्लो, यदि नहीं होते हैं तो स्टेडी फ्लो। सेम यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात करूंगा, यदि स्पेस के रिस्पेक्ट में यदि आपके फ्लो पैरामीटर्स चेंज नहीं होते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो, और यदि चेंज हो जाते हैं टाइम के रिस्पेक्ट, स्पेस के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, अब चलिए ये दोनों आपके समझ में आ गए हैं। तो मैं अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में, थोड़ा सा और डिस्कशन अपन करते हैं। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म फ्लो जो होता है वो दो तरीके से अपन डील कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, इसे हम दो तरीके से डील करेंगे यहाँ पर। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो था क्या अपना, कि जो आपका डेल v अपॉन डेल एस है, दैट इज इक्वल्स टू नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, एंड द डेप्थ ऑफ फ्लो इज आल्सो नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, एंड द सेम विद द डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये अपना क्या था, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो था। अब इसको हम कितने तरीके से डील करते हैं, इसको हम दो तरीके से डील करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका कौन सा होगा, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। तो देखिए ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में एक बार देख लेते हैं, क्या मतलब है, मींस कि जो आपके जो पैरामीटर्स आपके जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपके पैरामीटर्स हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू स्पेस आपके कैसे चेंज होंगे, ग्रेजुअली चेंज होंगे, मींस धीरे धीरे चेंज होंगे। ये जो फ्लो पैरामीटर्स हैं वो इस फ्लो के अंदर स्लोली चेंज होंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलेंगे। यदि ये पैरामीटर्स कैसे चेंज होंगे, रैपिडली, बहुत ही स्पीड से, बहुत ही सडन चेंज हो जाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है, रैपिडली वेरिड फ्लो। वेरिड शब्द का यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो यहां पर मैं क्या बात करूं कि ग्रेजुअली वेरिड मींस ये जो पैरामीटर्स हैं वो ग्रेजुअली वेरी करेंगे तो उसको ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, और यदि वो रैपिडली वेरी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रैपिडली वेरिड फ्लो बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए मैं बात कर रहा हूं फॉर इसको समझने के लिए कि इस तरीके से, चलिए ठीक है, सिंपल अपने बोल दिया, लेकिन ये समझ में तो नहीं आएगा इस तरीके से। तो मैं मान लेता हूं कि एक लेंथ ऑफ, मैं मान लेता हूं कि यहां पर क्या हो रहा है आपके लिए, मैंने आपको लॉन्ग लेंथ ले लिया आपके लिए फ्लो की समझाने के लिए। अब मैं मान रहा हूं कि यहां से एक फ्लो, कोई भी एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और यहां से लेके और यहां तक जो आपका फ्लो है, ये आपका कैसा फ्लो है, मैंने मान लेता हूं इसको यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया है दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो। अब यूनिफॉर्म फ्लो का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म फ्लो का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पर जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है दैट इज आल्सो कांस्टेंट, और आपकी जो डिस्चार्ज है वो भी आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये तीनों ही आपके कांस्टेंट हैं, जैसा कि अपन समझते थे यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर जैसा होता है। अब मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन आपके सामने क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ तो होगा क्या कि ये जो वाटर है, ये जो आपका मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो आपका फ्लो कर रहा था वाटर या कोई भी एक लिक्विड, तो अब ये धीरे धीरे इस ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ बढ़ेगा। ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे कोई भी पहाड़ हो सकता है या कोई भी एक प्रोजेक्टेड पार्ट हो सकता है जिससे कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा। तो मान लेता हूँ ये जो वाटर फ्लो हो रहा है या जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अब ये इसके ऊपर से तो जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो होता क्या है कि जब ये फ्लूइड इस ऑब्स्ट्रक्शन की ओर बढ़ेगा तो ये इसके दूसरी साइड तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि बीच में इसकी डेप्थ ज़्यादा है, इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है। तो होगा क्या कि यहाँ पर ये जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे इस जगह पर क्या होने लगेगा, कलेक्ट होने लगेगा, धीरे धीरे यहाँ पर कलेक्ट होने लगेगा, और धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पर इसकी फ्लो की डेप्थ इंक्रीज होने लगेगी। जब यहाँ पे कलेक्ट होगा तो धीरे धीरे इसकी डेप्थ इंक्रीज होगी, तो यहाँ से ये जो फ्लो है वो कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये फ्लो धीरे धीरे क्या करेगा, यहाँ से आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए बढ़ना स्टार्ट हो गया तो अपन करेंगे क्या, यहाँ पर कि यहाँ पर देखेंगे कि जब ये यहाँ से फ्लो बढ़ना स्टार्ट होगा और जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो बहुत ही तेज स्पीड से जाकर ये गिर जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज समझ में आई होगी आपको कि सबसे पहले जब आपका फ्लो जब यूनिफॉर्म था, मींस इसमें वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज आपका कैसा था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका कांस्टेंट था, तो वहां पर कैसा फ्लो मिला था आपको, यूनिफॉर्म फ्लो।
जब ये ऑब्स्ट्रक्शन कोई भी यहाँ पर आ गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, ग्रेजुअली ये वेरी करने लग गया। मीन्स यहाँ पे पहले यहाँ पर कलेक्ट हुआ, देन इसकी डेप्थ इंक्रीज होने लगी। देख रहे हैं यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होने लगा, और डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज होगा तो आपका वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, डिस्चार्ज भी इंक्रीज हो रहा होगा, कुछ ना कुछ चेंज आ रहे होंगे, मीन्स वेरिएट कर रहे होंगे। और इसके ऊपर से जब ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा और जब ये नीचे यहाँ पर गिरेगा तो बहुत ही सडन स्पीड से यहाँ पर वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ फ्लो एंड डिस्चार्ज इन तीनों में चेंज होगा और वापस से खड़े होके ये वापस से ऊपर उठना चालू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आई होगी, ये जो प्रोसेस है किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ से लेके और जिस जगह तक ये बहुत ही ग्रेजुअली वेरी किया है उसको अपन क्या कहते हैं, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलेंगे उसे हम। ठीक है, और देन उसके बाद जब इस पॉइंट से आगे जब ये बहुत ही सडन ये चेंज हो गया है यहां से लेके यहां तक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रैपिडली वेरिड फ्लो बोलेंगे इसे। ठीक है, रैपिडली वेरिड फ्लो ये बोला जाएगा। तो दो नाम आपके समझ में आए हैं कि ग्रेजुअली रैपिड फ्लो का, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो और आपका रैपिडली वेरिड फ्लो का मतलब क्या है कि जब फ्लो मीटर्स में ग्रेजुअली चेंज होता है। आप देखिए यहाँ पर डेप्थ जो है आपकी वो ग्रेजुअली चेंज हुई है, यहाँ पर कहूंगा वेलोसिटी या डिस्चार्ज ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। डेप्थ ऑफ फ्लो जैसे जैसे बढ़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि इकट्ठा होता जा रहा है पानी, और जब ये इस ऑब्स्ट्रक्शन के आउटसाइड जाएगा डेप्थ ऑफ फ्लो ज्यादा होने के बाद में, तो यहाँ पर क्या होगा, अचानक से ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा, या फिर कहेंगे इनमें वापस से वेरिएशन आने लगेगा और अचानक से आएगा विद इन द शॉर्ट लेंथ आपको अचानक से बहुत सारी चेंजेस या फिर आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा सभी पैरामीटर्स में। तो इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, रैपिडली वेरिड फ्लो बोलेंगे। और यदि मैं बात करूंगा कलेक्टिवली, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। कलेक्टिवली दोनों ही पार्ट इसमें आपके आ चुके हैं, तो आपको दोनों ही समझ में आएंगे कि रैपिड वेरिड फ्लो क्या होता है या फिर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है। अब देखिए अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अपने समझ में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो देखें लैमिनार के बारे में अपन बात कर लेते हैं, टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। ये आपने फ्लो थ्रू पाइप्स में भी हम लोग डिस्कस करते हैं इसको बहुत अच्छे से, यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो थर्ड टाइप है दैट इज लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। तो देखते हैं एक बार लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो है क्या। तो देखिए एक बार कि लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो का सीधा सीधा मतलब क्या है। लैमिनार का मतलब बताया था आपको स्लो स्पीड, सिंपल याद करने के लिए। टर्बुलेंट मींस हाई स्पीड, मींस जो आपके भंवर जो बन जाते हैं, जो आपके जो वाटर है वो सर्कुलेट करता रहता है, वो जो पार्ट है दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। अब सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। देखिए कि जब किसी भी एक फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होगी, स्लो होगी, वेलोसिटी कैसी होगी, कम होगी, तो वहां पर वो जो फ्लूइड पार्टिकल है वो स्लोली मूव करेगा और एक अलाइनमेंट में मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एक सिंपली मैं बोल सकता हूं कि फ्लो along a well-defined path, along a well-defined path। तो एक ऐसा फ्लो जो कि एक वेल डिफाइंड पाथ पर मोशन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैमिनार फ्लो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉल्ड लैमिनार फ्लो। तो एक ऐसा फ्लो जो एक वेल डिफाइंड पाथ पर मोशन करता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, लैमिनार फ्लो हो गया। यदि मैं बात करूंगा किसकी, फ्लो along a zigzag path, जब कोई एक जिगजैग पाथ पर मोशन करता है, ठीक है, जिगजैग पाथ पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। तो दो नाम आपको समझ में आए, दोनों डेफिनेशन भी आपको समझ में आई हैं। ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूं कि लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होते हैं, जब कभी भी कोई भी फ्लूइड एक अपने वेल डिफाइंड पाथ पर, वेल डिफाइंड पाथ का मतलब अलाइनमेंट में एक स्ट्रीम लाइन के अलोंग जब मोशन करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, लैमिनार फ्लो कहते हैं उसको। ठीक है, जब कोई फ्लूइड वेल डिफाइंड पाथ पर मोशन करेगा, सिस्टमैटिक मोशन करेगा, स्लो स्पीड होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, लैमिनार फ्लो बोलेंगे। और वहीं पर टर्बुलेंट फ्लो कौन सा होगा, जब एक जिगजैग पाथ पर, मींस रैंडमली जो पार्टिकल हैं वो मोशन कर रहे हैं आपस में, या फिर कह सकते हो कि जब एक फ्लूइड लेयर के पार्टिकल दूसरी फ्लूइड लेयर के पार्टिकल के संग इंटरमिक्सिंग नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। इफ दे मिक्स देन इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। और यदि ये मिक्स कर जाते हैं तो इसको अपन टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, और यदि मिक्स नहीं करते हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लैमिनार फ्लो बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये अपने वेल डिफाइंड पाथ पर मोशन करेंगे बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लैमिनार। और यदि डिस्टर्ब करके, मींस आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे,
टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि कोई भी फ्लो लैमिनार होता है या टर्बुलेंट होता है या होगा, इस चीज को डिफाइन किया किसने? रेनॉल्ड ने डिफाइन किया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं रेनॉल्ड की, तो रेनॉल्ड ने इनको डिफाइन करने के लिए, इनको पहचानने के लिए यहां पर रेनॉल्ड नंबर की एक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर। अब देखिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर आपका होता है रो वी एम अपॉन म्यू। ठीक है, तो क्या है आपका फॉर्मूला? रो वी एम अपॉन म्यू। यहां पर मैं बात कर लेता हूं, देखिए रो क्या है आपका? रो है आपकी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी होगी किसी फ्लूइड की डेंसिटी, तो डेंसिटी हो गई तो आपकी रो। तो यदि मैं बात कर रहा हूं देखिए वी की, तो वी क्या है यहां पर? एवरेज वेलोसिटी हो गई आपकी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हो गई है। म्यू क्या है यहां पर? म्यू इज डायनेमिक विस्कोसिटी। म्यू इज डायनेमिक विस्कोसिटी एंड एम इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है आपका? एरिया अपॉन पैरामीटर। ठीक है, एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर, एरिया फ्लो अपॉन वेटेड पैरामीटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो चुका है कि रेनॉल्ड ने अपने इस एक्सप्रेशन के थ्रू बताया कि इसकी वैल्यूज में वेरिएशन की वजह से कौन सा फ्लो कब लैमिनार होगा, कब आपका टर्बुलेंट होगा। तो ठीक है, इनके रिजल्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि यदि आपका रेनॉल्ड नंबर आर ई की जो वैल्यू है, आर ई से इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आपकी लेस देन 500 आपकी होती है, ठीक है, इज लेस देन 500, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। तो यदि आपके रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 500 से कम होगी तो उसे हम लैमिनार फ्लो बोलेंगे। यदि आपकी रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 500 से तो ज़्यादा है लेकिन 2000 से कैसी है? कम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन फ्लो। ट्रांजिशन फ्लो हो गया। और यदि आपकी रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, 2000 से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो देखें यहाँ पर 3 आपके सामने डाटा प्रिपेयर हुए हैं कि फर्स्ट इज यदि आपके रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 500 से कम है, दैट इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। इफ द रेनॉल्ड नंबर इज बिटवीन ग्रेटर देन 500 बट लेस देन 2000 देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन फ्लो। एंड फाइनली इफ द रेनॉल्ड नंबर इज ग्रेटर देन 2000 देन इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि जो आपकी 2000 से ज़्यादा है तो आप टर्बुलेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं तो ट्रांजिशन फ्लो का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन फ्लो का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका फ्लो है वो लैमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है, अभी तक कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ है। जब ये वैल्यू 2000 से ज्यादा हो जाएगी तो कंप्लीटली टर्बुलेंट फ्लो के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपना ये फ्लो भी पढ़ चुका है। नेक्स्ट फ्लो जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। ठीक है, इन दोनों के तीनों फ्लो के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए आपका जो फोर्थ टाइप है दैट इज सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल। तो देखिए ये क्या होता है, ये भी आपका एक किस टाइप का फ्लो है? सब क्रिटिकल, और इसको कह सकते हैं OCF, मीन्स सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल ओपन चैनल फ्लो। तो ये भी आपका एक टाइप है फ्लो का। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इस पूरे सिस्टम को, मीन्स सब क्रिटिकल, क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल फ्लो को हम कौन से पैरामीटर समझते हैं। तो इस पैरामीटर को समझने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा कि इससे हम फ्रॉड नंबर से समझते हैं। ठीक है, कौन से नंबर से? फ्रॉड नंबर से इसे हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फ्रॉड नंबर क्या होता है। तो देखिए फ्रॉड नंबर को हम रिप्रेजेंट करने, मान लीजिए FE से, ठीक है, ओके। तो देखिए फ्रॉड नंबर को मैं रिप्रेजेंट करूं FE से, दैट इज FI अपॉन FG रूट। तो ये आपका फॉर्मूला है किसका? फ्रॉड नंबर का। और इस फ्रॉड नंबर के साथ ही हम डील करते हैं किसको? सब क्रिटिकल, क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल को। तो देखेंगे कि जो आपका इनर्शिया फोर्स है अपॉन ग्रेविटी फोर्स जो आपका, यहां पे लिख देता हूं FI क्या है आपका? इनर्शिया फोर्स है, ठीक है, इनर्शिया फोर्स। और आपका जो FG है दैट इज ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स। ओके, देखिए कि इनर्शिया फोर्स का मतलब, इनर्शिया का क्या मतलब होता है? इनर्शिया का मतलब होता है किसी एक फ्लूइड का या किसी एक बॉडी का किसी एक स्टेबल की कंडीशन में रहने की जो टेंडेंसी होती है, स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल या फ्लो, किसी भी एक स्टेबल फ्लो कंडीशन में बने रहने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इनर्शिया कहते हैं। सिंपल भाषा में यदि अपन बात करें
तो देखिए इनर्शिया क्या, सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन में रहने की जो टेंडेंसी है। क्या कह रहा हूं मैं कि एक पर्टिकुलर आपका मोशन है का जो स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन है, उसमें रहने की जो आपकी टेंडेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया फोर्स कहते हैं। मींस जब इसको एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन में रहने के लिए कोई ना कोई फोर्स इसको क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, इसके ऊपर वर्क कर रहा होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, इनर्शिया फोर्स कहते हैं। ठीक है, और जो उस फ्लूइड के या लिक्विड के वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। तो समझ में आया कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखने के लिए जो फोर्स आपको चाहिए फ्लूइड को, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया फोर्स। और जो उसके सेल्फ वेट की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी फोर्स। तो देखें यहां पर होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि आपकी जो फ्रॉड नंबर की जो वैल्यू है यदि वो 1 से ज्यादा आ जाती है, ठीक है, 1 से यदि ज्यादा आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो कहते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लो। और यदि ये वैल्यू 1 से कम आती है, f इज लेस देन 1, तो इसे हम बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। अब देखेंगे क्या मतलब होता है सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल फ्लो का। तो देखें सिंपल सी बात अपन कर रहे हैं कि इनर्शिया फोर्स, देखिए यहां पर अपन को पता चल रहा होगा कि यदि यहां पर इनर्शिया फोर्स की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा, तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू भी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और यहां पर यदि ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो इनर्शिया फोर्स की वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी एक बात पता चल रही है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है कि इनर्शिया फोर्स ज्यादा होने का क्या मतलब है, या फिर ग्रेविटी फोर्स के कम होने का या ज्यादा होने का क्या मतलब है। तो देखें इनर्शिया फोर्स ज्यादा होगा, यहां पर इनर्शिया फोर्स का सीधा सीधा मतलब क्या है कि इनर्शिया फोर्स ज्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कम। मतलब ग्रेविटी उस फोर्स को या उस फ्लूइड को क्या कर रही है, कम अपनी तरफ खींच पा रही है, कम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रही है। तो क्या होगा, फ्लो जो होगा वो तेज स्पीड से भागने लगेगा। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं कि यदि आपका इनर्शिया फोर्स ज्यादा होगा, इनर्शिया फोर्स मतलब अपने एक पर्टिकुलर स्टेट में बने रहने की उसकी पोजीशन जो होगी वो कैसी होगी, एक टेंडेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी, हाई होगी। तो किसकी वजह से होगी, एक फोर्स की वजह से। मींस वो कौन सा फोर्स है, इनर्शिया फोर्स। यदि इनर्शिया फोर्स आपका कैसा है, ज्यादा, तो वो बहुत स्पीड से क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। ठीक है ना, और वहां पर आपका ग्रेविटी का जो इफेक्ट होगा वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा कम होगा। तो उस जगह पर क्या होगा कि जो आपका फोर्स होगा, जो आपका फ्रॉड नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 1 होगा जब इनर्शिया फोर्स ज्यादा होगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे। ठीक है, इसको अपन कई बार शूटिंग फ्लो भी बोल देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, शूटिंग फ्लो भी बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है, तो इसको सुपर क्रिटिकल फ्लो, शूटिंग फ्लो या टॉरेंशियल फ्लो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, टॉरेंशियल फ्लो, ये टॉरेंशियल फ्लो भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसके क्या नाम हो चुके हैं कि सुपर क्रिटिकल फ्लो कौन सा नाम होगा, शूटिंग फ्लो, टॉरेंशियल फ्लो, या स्पीड फ्लो भी इसको नाम देते हैं। अब देखिए मतलब क्या है, आपने देखा होगा कई बार कि जो आपके ऊपर से कई बार मान लीजिए किसी एक स्ट्रीम में से पानी आ रहा है और वो तेज स्पीड से क्या करता है, घूमना चालू कर देता है। वहां पर क्या है, जो भंवर बनने लग जाते हैं, तो वो कौन सा फ्लो होता है आपका, सुपर क्रिटिकल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई स्ट्रीम है और यहाँ से कोई वाटर आ रहा है और वाटर आगे जाके इस तरीके से घूम के और उछल के कहीं बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर कौन सा फ्लो दिखाई दे रहा है आपको, सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। ठीक है, दूसरी मैं बात कर लेता हूं, देखिए सब क्रिटिकल क्या है। तो सब क्रिटिकल का मतलब होगा कि मान लीजिए आपका जो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स मींस ग्रेविटी फोर्स क्या कर रही है, उस जो फ्लूइड आपका है उसका वेट इतना ज्यादा है कि अपने वेट की वजह से वो अपनी हाई वेलोसिटी को अटेन नहीं कर पा रही है। मींस जब इसकी हाई वेलोसिटी, मींस का जब वेट ज्यादा है तो हाई वेलोसिटी को वो अटेन नहीं कर पाएगी, और जब हाई वेलोसिटी आपकी अटेन नहीं होगी तो वो ज्यादा स्पीड से फ्लो नहीं कर पाएगी। मींस यहाँ पर ग्रेविटी के जो इफेक्ट है वो कैसे होंगे, ज्यादा, और यहाँ पर जो इनर्शिया के इफेक्ट होंगे वो ग्रेविटी से कम होंगे। तो उस जगह पर आपकी जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू होगी वो कैसी ऑब्टेन होगी, आपको 1 से कम ऑब्टेन होगी। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम होता है ट्रैंक्विल फ्लो। इसका दूसरा नाम क्या है आपका, ट्रैंक्विल फ्लो भी इसको अपन नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ट्रैंक्विल फ्लो भी हो गया इसका नाम। ठीक है, अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फ्लो होता है वो धीरे धीरे स्लो स्पीड में, यहाँ पर कह सकते हैं वेलोसिटी जो होती है इस फ्लोइंग वाटर की वो कैसी होती है, स्लो होती है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल बोलते हैं। और यहीं पर यदि ये किसी सिचुएशन में Fe की वैल्यू यदि 1 ऑब्टेन होती है तो इसे हम कहेंगे क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, क्रिटिकल
फ्लो बोलेंगे इसको अपन। तो यहां तक अपन देखिए जो आप अभी तक अपने समझा है इस लेक्चर में, उसमें जितने भी आपके फ्लो हैं या जो बेसिक फ्लो क्या होता है या फिर कौन कौन से पैरामीटर काम आएंगे या फिर कौन सा फॉर्मूला चेंजेस, फॉर्मूले में किस टर्म का क्या नाम होता है, किस तरीके से डील करेंगे या फिर एक कैसा फ्लो होता है, कहां कहां पर यूज किया जाता है, उसके बारे में अपन ने अभी तक डील किया है। ठीक है, आगे अपन क्या डील करने वाले हैं कि कौन कौन से इसके सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यहां पर काम आने वाले हैं। ठीक है, और साथ में अपन चेंजेस कांस्टेंट को डिराइव करने का एक कॉन्सेप्ट भी देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।